जयपुर सिटी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। पहले बात करते हैं राजमहल होटल पैलेस की, जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद जेडीए की टीम रिसीवर ऑफिस के सील को खोलकर अंदर घुसी और सामान की सूची बनाई गई। इस दौरान एसएमएस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के वकील ने जहां जेडीए पर आरोप लगाए, वहीं जेडीए आरोपों को खारिज कर रही है। जेडीए ने 24 अगस्त को होटल राजमहल पैलेस में कार्रवाई की थी और परिसर में ही बने रिसीवर ऑफिस को भी सील कर दिया था। वहीं एसएमएस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने जेडीए की इस कार्रवाई को तानाशाही बताते हुए महत्वपूर्ण सामान को खुर्द-बुर्द करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद हाईकोर्ट ने 2 फरवरी को आदेश दिया कि 7 फरवरी को जेडीए और एसएमएस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के वकीलों की मौजूदगी में रिसीवर ऑफिस की सील खोली जाए और सामान की सूची बनाकर सील वापस लगा दी जाए। हालांकि ऑफिस समय पूरा होने और अंदर रोशनी नहीं होने के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। अब कल सुबह 11 बजे फिर से यह प्रक्रिया शुरू होगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2 तारीख को 2 आदेश दिए गए हैं, जिसमें यह कहा कि 7 तारीख को आज के दिनांक के अंदर ये जो एसएमएस इन्वेस्टमेंट पार्टी है और जेडीए कल सुबह 11 बजे फिर से यह प्रक्रिया शुरू होगी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2 तारीख को 2 आदेश दिए गए हैं, जिसमें यह कहा कि 7 तारीख को आज के दिनांक के अंदर ये जो एसएमएस इन्वेस्टमेंट पार्टी है और जेडीए दोनों मिलकर साइट पे इंस्पेक्ट करें और जो भी सामान वहां पे है उनको एक साथ देखें, एक साथ सील खोले, क्या सामान पड़ा है क्या नहीं, उसकी इन्वेंटरी बनाई जाए और वो सामान इनको सुपुर्द किया जाए। ये लोग कह रहे हैं कि काफी सारा सामान यहाँ से गायब है और आप लोगों ने, मैंने सुना अभी आप कह रहे थे कि काफी सामान जेडीए में है। हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई जिससे हमने सील की थी। हम जो सामान यहाँ से जेडी लेके गए थे वो मोटा मोटा में फर्नीचर थे, जिसमें कुर्सियां, टेबल, अलमीरा ये थे। आई थिंक डॉक्यूमेंट वाइज हमें देखना पड़ेगा, बट डॉक्यूमेंट हमने कुछ छेड़ा नहीं था, डॉक्यूमेंट सब कुछ यहीं पड़े हुए हैं। फिर भी एक बार देखना पड़ेगा सर क्या है कितना है। तब लाइट तो है नहीं, हमें वापस एक बार सेटअप करना पड़ेगा, लाइट दिखानी पड़ेगी और हम एक साथ बैठ के थोड़े छोटा मोटा टेम्परेरी ऑफिस बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक सीरियस मैटर है। हम सीरियस सामान सबको इन्वेंटरी बनानी पड़ेगी और वापस देना पड़ेगा। वहीं रिसीवर ऑफिस के अंदर दिलचस्प नजारा देखने को मिला। एसएमएस इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के वकीलों ने मौके पर ही कई दस्तावेज और कंप्यूटर गायब होने की बात कही। हालांकि जेडीए के जोन अधिकारियों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जेडीए ने सिर्फ फर्नीचर ही मौके से लिया है, जो अभी जेडीए में है। वहीं जेडीए ने ऐसे सामान की सूची भी वकीलों को सौंपी। अब कल वकीलों और जेडीए अधिकारियों की ओर से पूरे सामान की सूची बनेगी, जिसके बाद ही पता चलेगा कि कितना सामान मिसिंग है। मामले की अगली सुनवाई 15 फरवरी को है। बहरहाल आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने वाला है। शिवेंद्र सिंह परमार, जी मीडिया, जयपुर। और प्रदेश में जहां 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोक सेवा आयोग सहायक आचार्यों के पदों पर कैंची चला रहा है। इसे लेकर डॉक्टर्स में रोष है और डॉक्टर्स इसे विभाग का डबल स्टैंडर्ड बता रहे हैं। ये आदेश लोक सेवा आयोग का है। इसमें मेडिकल की फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी के सहायक आचार्यों के पदों में कटौती की गई है। पहले फार्माकोलॉजी में 10 पद निकाले जाने थे, लेकिन उन्हें काटकर 3 कर दिया गया, जबकि फिजियोलॉजी में भी 16 पद स्वीकृत होने थे, जिसे 4 कर दिया गया। इससे सभी डॉक्टरों में रोष है, लेकिन उनकी इस रोष को खुलेआम उजागर नहीं करने की मजबूरी भी है। जब इस मामले में हमने चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ से बात की, तो उन्होंने बड़ा अटपटा जवाब दिया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि किस कॉलेज में कितनी फैकल्टी रखनी है, ये कोई ब्रह्मा जी का वाक्य नहीं है। जहाँ आवश्यकता होगी फैकल्टी मेंबर्स बढ़ाए जाने की, वहाँ बढ़ाए जाएंगे और जहाँ जहाँ कमी की आवश्यकता होगी वहाँ कम किए जाएंगे। ये तो सब प्रशासनिक मामले हैं, यानी ये कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि ब्रह्मा जी का वाक्य नहीं, कितने ही होंगे। यदि मान लीजिए स्टूडेंट नहीं हो तो वहाँ कम करेंगे। मंत्री जी का ये बयान नए बनने वाले मेडिकल कॉलेज के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इस आदेश से नए मेडिकल कॉलेज में नॉन क्लिनिकल चिकित्सकों की कमी होगी, साथ ही कम लोग ही पास होकर निकलेंगे। ऐसे में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए इन पदों पर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से पास हुए डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। वहीं इसे सीनियर डॉक्टर विभाग का डबल स्टैंडर्ड बता रहे हैं। जी मीडिया, जयपुर। बात पे अब एक प्रेमी जोड़े की, जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई, शादी का वादा भी कर लिया, लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि प्रेमी ने किसी और लड़के से शादी कर ली है। इससे दुखी होकर प्रेमिका ने अपनी जान दे दी। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी के बजाज नगर इलाके की मुक्तानंद कॉलोनी में एक युवती का फांसी का फंदा लगाकर हत्या करने का मामला सामने आया। सूचना पर पहुंची पुलिस को युवती का शव फंदे से लटका मिला। वहीं पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है।
रवनीत कौर नाम की महिला है जिसने सुसाइड किया है। रात को 10 साढ़े 10 बजे आई थी, फिर अपना कमरा बंद करके बैठ गई थी। उसके बाद अब सुबह जब कमरा नहीं खोला तो पुलिस को इतला गई, पुलिस ने आके कमरा खोला तो ये पंखे से इन्होंने सुसाइड किया है। सुसाइड नोट में सामने आया कि ये एक प्रेम पसंद से जुड़ा मामला है। मृतका नवनीत कौर का नीरज नाम के युवक से लंबे समय से प्रेम पसंद चल रहा था और नीरज ने नवनीत से जल्द शादी करने की बात कही थी, लेकिन इसी बीच नीरज ने किसी अन्य युवती से विवाह रचा लिया। नवनीत इस बात को सहन नहीं कर पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। जांच में ये भी सामने आया कि मृतक नवनीत कौर राजसमंद की रहने वाली थी और जयपुर में रहकर वह बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। मौके पे सुसाइड नोट मिला है, परिजन राजसमंद के रहने वाले उनको इतला करी है। अब उस बारे में तो जांच की जा रही है, अपने किसी साथी पे आरोप लगाया है। ये तो अभी जांच का विषय है। अपने घर से बाहर पढ़ने आए छात्र छात्राएं अकेलेपन के चलते नए रिश्ते बना लेते हैं और परिपक्वता की कमी के चलते आत्महत्या जैसे कदम तक उठा लेते हैं। ऐसे में जरूरत है कि समाज में रिश्तों के ताने बाने को मजबूत बनाए रखने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। सत्यनारायण शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और जयपुर में तेज रफ्तार ने 2 लोगों की जिंदगी छीन ली। आज सुबह करनी विहार थाना इलाके के गांधी पथ पुलिया एक्सप्रेस हाईवे पर बुलेरो और ट्रोले में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बुलेरो सवार एक महिला और पुरुष की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार है। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि बुलेरो की परखच्चे उड़ गए। इस हादसे के बाद एक्सप्रेस हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। पुलिस के मुताबिक बुलेरो सवार सभी लोग नागौर से बाड़मेर जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। घटनास्थल का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा ने। राजधानी जयपुर में एक बार फिर से सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की जान चली गई। जी हां, हादसा सुबह हुआ जब नागौर से एक परिवार बाड़मेर जा रहा था। इसी दौरान एक ट्रक से आमने सामने की भिड़ंत हुई और बोलेरो में सवार एक महिला और एक पुरुष की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि जो बोलेरो है उसके परखच्चे उड़ गए और जो घायल थे वो इधर उधर बिखर गए। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है और साथ साथ जो मृतक है उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया गया है। ट्रक का ड्राइवर ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ सत्यनारायण शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। और चेन्नई में पकड़े गए आतंकी संगठन आईएसआईएस के एजेंट मोहम्मद इकबाल को प्रोटेक्शन वारंट पर एटीएस की टीम लेने के लिए चेन्नई पहुंचेगी। यहां पर मोहम्मद इकबाल से आपको बता दें पूछताछ का दौर जारी है। पता चला है कि मोहम्मद इकबाल सीरिया और लेबनान में आईएसआईएस के संपर्क में था, साथ ही कई बार पैसा भी भिजवा चुका था। आईएसआईएस से जुड़ने से पहले वो चाइना, नेपाल और बर्मा सहित कई देशों से तस्करी के जरिए सोना लाने का काम कर चुका है। शुरुआत में उसने चाइना से मोबाइल पार्ट्स तस्करी की और उसके बाद इस खेल से मोहम्मद इकबाल ने काफी पैसा भी कमाया। चेन्नई में पॉश इलाके में उसका एक शानदार मकान भी है। साथ ही इससे पहले गिरफ्तार आईएसआईएस के एजेंट जमील मोहम्मद से भी वो लगातार संपर्क में था। दोनों के बीच वीडियो चैटिंग भी होती थी। दोनों पर हिंदुस्तान में आईएसआईएस के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। चेन्नई में पकड़े गए आतंकी संगठन आईएसआईएस के एजेंट मोहम्मद इकबाल को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके जयपुर लाने के लिए एटीएस की टीम कल चेन्नई रवाना होगी। चेन्नई में मोहम्मद इकबाल से डीआरआई और दूसरी एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि सीरिया और लेबनान में लड़ रहे आईएस के लड़ाकों के लिए कई बार मोहम्मद इकबाल पैसा भिजवा चुका है। पूछताछ में इस बात की भी जानकारी मिली है कि आईएसआईएस से जुड़ने से पहले मोहम्मद इकबाल मनी लॉन्ड्रिंग का काम काफी लंबे समय से करता आ रहा है। शुरू में वो चाइना से तस्करी के जरिए मोबाइल और दूसरे पार्ट्स हिंदुस्तान लाया करता था। उसके बाद उसने चाइना और बर्मा सहित कई देशों से सोने की तस्करी का काम भी शुरू कर दिया। इस बात की भी जानकारी मिली है कि इससे पहले गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी जमील अहमद से भी काफी लंबे और गहरे संपर्क मोहम्मद इकबाल के रहे हैं। जमील अहमद और मोहम्मद इकबाल पर हिंदुस्तान में आईएसआईएस के लिए फंडिंग का काम करने की जिम्मेदारी रही थी।
ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि दोनों को जब यहां पर आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी तो इस रैकेट के हिंदुस्तान में नेटवर्क के बारे में कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। कैमरामैन पवन के साथ सुशांत पारिक, जी मीडिया, जयपुर। और जयपुर की एसीबी टीम ने केंद्रीय भंडार में छापा मारकर करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। इस मामले में केंद्र सरकार के कुछ अधिकारियों के साथ ही प्रदेश के पीएचडी अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाने की तैयारी की जा रही है। जयपुर एसीबी टीम ने राजधानी के मालवीय नगर स्थित केंद्रीय भंडार में छापा मारकर करोड़ों रुपए का घोटाला उजागर किया है। दरअसल केंद्रीय भंडार में केंद्र से सब्सिडाइज कीमत पर आने वाली एलईडी लाइट्स और अन्य बिजली उपकरणों को रिजर्व रखा जाता है। इन एलईडी लाइट्स की कीमत 70 से 80 रुपए होती है, जिन्हें केंद्रीय भंडार तय लिमिट में मान्यता प्राप्त एजेंसियों को सप्लाई करता है। लेकिन साल 2014 में कुछ निजी ठेकेदारों ने पीएचडी अधिकारियों और केंद्र के अधिकारियों से मिलीभगत कर इस घोटाले की प्लानिंग की। इसके बाद नियमों को ताक पर रखकर बिना निविदा के टेंडर जारी कर दिए गए और ये टेंडर भी ऐसी फर्म को दिए गए जिनकी मान्यता ही नहीं थी। इन फर्मों में सबसे ज्यादा काम ठेकेदार लोकेश जैन की फर्म जैन एंटरप्राइजेस को दिया गया और अधिकारियों ने 1000 लाइट सप्लाई की लिमिट को दरकिनार करते हुए 2.5 साल में करोड़ों रुपए की लाइट्स बेच दी। एसीबी के मुताबिक इन लाइट्स की कुल कीमत 70 से 80 रुपए है, लेकिन पीएचडी के अकाउंट में इन्हें 1000 रुपए की कीमत तक बेचा गया। उनके अंदर जो रेट्स थे, उनके जो मार्केट के अंदर जिनकी रेट 100 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए रेट है, वो एलईडी इनके द्वारा लगभग 1000 रुपए में खरीदी गई। इसके अलावा दूसरे और भी एलईडी के कई बल्ब और उससे संबंधित उपकरण थे, वो कम से कम 10-10 गुना ज्यादा रेट में खरीदे गए। एसीबी ने अपनी शुरुआती जांच में पीएचडी विभाग और केंद्रीय भंडार से दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों की एक सूची भी तैयार कर ली गई है, जिसमें स्टोर मैनेजर शैलेश सक्सेना, पीएचडी के संबंधित अधिकारी और ठेकेदारों की पूरी गैंग शामिल है। हालांकि एसीबी की कार्रवाई के बाद स्टोर मैनेजर और ठेकेदार लोकेश जैन फरार हो गए हैं। एसीबी इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। आसिफ खान, जी मीडिया, जयपुर। और शहर के कनोडिया कॉलेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आज आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने शिरकत की। इस दौरान नोटबंदी और देश की इकोनॉमी को लेकर चर्चा हुई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री राजपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से नोटबंदी का फैसला लिया, उससे कालेधन पर लगाम लगी है, तो वहीं देश की इकोनॉमी भी बेहतर हुई है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लल्लन प्रसाद ने भी नोटबंदी पर अपने विचार व्यक्त किए और देश के विकास के लिए इस संगोष्ठी में मंथन किया गया। डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट को लेकर सेमिनार है। पॉसिबल फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या है। तो मुझे लगता है डीमोनेटाइजेशन का जो लगातार हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और नर्सेज एसोसिएशन ने आज जयपुर में एक विशाल बैठक की, जिसमें यह तय किया गया कि चिकित्सा विभाग यदि 31 मार्च तक मांगों का लिखित ऑर्डर नहीं निकालता है तो 18 अप्रैल को जयपुर में शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। एसोसिएशन का कहना है कि चिकित्सा सचिव के साथ हुई वार्ता में नर्सेज की मांगों पर मार्च तक लिखित आदेश निकालने की बात कही गई थी। डिपार्टमेंट नर्सेज की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और वहीं ऑर्गेनिक खेती पर कार्यशाला का आज आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि आने वाला समय खेती का ही है। अनाज, सब्जी, फल, मसाले और दूध किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होते। उन्होंने किसानों की मेहनत को सराहा और कहा कि किसान की मेहनत के दम पर ही हम 10 फसलों के उत्पादन में दूसरे प्रदेशों से आगे हैं। उनका कहना है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम करना जरूरी है और केवल भाषण से जैविक खेती में सुधार नहीं होगा। मंत्री ने यहां से घोषणा भी की और कहा कि प्रदेश की हर मंडी में एक दुकान जैविक उत्पाद के लिए होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान को जैविक खेती में आगे बढ़ाने के लिए झालावाड़ में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र भी बनाया जाएगा। राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैविक ऑर्गेनिक हमने झालावाड़ में इसको बनाने की कवायद शुरू कर दी है। 10 करोड़ रुपए की इसकी मंजूरी हम लोगों ने कर दी है और हमारा इसी साल में हम लोग कार्य को शुरू करके अगले साल तक उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑर्गेनिक के रूप में विकसित करके किसानों को एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी काम होगा
इनोवेशन के रूप में भी काम होगा। एग्रीकल्चर किसी फैक्ट्री में खाद्यान्न नहीं बनने वाला, न किसी फैक्ट्री में दूध बनने वाला और न ही किसी फैक्ट्री में सब्जी बनने वाली है। ये आवश्यकता है हमें बनाने की, जो किसान का मुंह मोड़ चुका है। किसान इससे प्राकृतिक आपदाओं से तकलीफ करके, आपने देखा होगा आजादी के 70 वर्षों में से 50 साल आपदाओं को उसने झेला, प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। उसके बावजूद भी राजस्थान के जो क्लाइमेटिक, हमारे 10 एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन को यदि हम देखें तो मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान प्रदेश हमारे किसानों के मेहनत के बलबूते पर कम पानी होते हुए भी आज देश में 1 दर्जन से ज्यादा क्रॉप्स में। चलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। निवेशकों को राहत देने के लिए आज जेडीए में रिसर्जेंट राजस्थान के वक्त हुए एमओयू की समीक्षा के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में उन सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे जिनका एमओयू से संबंध है। शिविर में कुल 33 में से 25 निवेशकों ने पहुंचकर एमओयू को पूरा करने में आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी दी। जेडीसी वैभव गालिया, सचिव पुरुषोत्तम बियाणी सहित सभी जोन उपायुक्तों ने निवेशकों से मिलकर जानकारी ली। इस मौके पर जेडीसी वैभव गालिया ने कहा कि कोशिश ये की गई है कि निवेशकों की परेशानी को शिविर में ही दूर कर दिया जाए। और शहर सरकार का सालाना बजट 9 फरवरी को पारित होगा। नगर निगम के 5वें बोर्ड के मेयर अशोक लाहौटी का बतौर मेयर ये पहला बजट होगा। इस बार 1715 करोड़ रुपए का बजट है, जो कि पिछले साल के बजट की तुलना में लगभग 364 करोड़ रुपए ज्यादा है। अहम बात यह है कि निगम ने पिछले साल भारी भरकम बजट पेश किया था, लेकिन विकास के कार्यों पर सिर्फ 383 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए थे। जयपुर के बजट में इस बार भी ज्यादा पैसा सफाई और कचरा परिवहन पर खर्च होगा। इस बार सफाई का बजट 414 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन भी शामिल है। वहीं सड़क, नाली, फुटपाथ सुधार के लिए 295 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि पिछले साल 2016-17 के बजट में 275 करोड़ रुपए सफाई के लिए रखे गए थे। वहीं नया बजट निगम की फाइनेंस कमेटी से अनुमोदित नहीं है। इसका कारण फाइनेंस कमेटी समेत कई वर्किंग कमेटियां दोबारा बनने जा रही है, जिसके चलते मेयर अशोक लाहौटे खुद ही बजट पेश करेंगे। महापौर ने निगम की आय बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे थे, जिस पर पार्षदों ने अवैध बूचड़खानों पर लगाम लगाने, संपत्ति कर नियमित रूप से वसूलने के सुझाव दिए। बजट में नगर निगम को कैशलेस बनाने की योजना भी शामिल की गई। बजट का हमारा एजेंडा 9 तारीख के लिए निकला हुआ है। 9 तारीख को सुबह बजट की मीटिंग रहेगी और विशेष रूप से बजट ही हमारा बड़ा एजेंडा है। इसमें बजट के साथ साथ अभी हम सभी पार्षदों से बातचीत भी करेंगे कि उसमें और क्या इश्यू हम जोड़ सकते हैं। पिछले बजट में 1352 करोड़ की आय होना बताया था, जबकि आय हुई 321 करोड़ रुपए। इसमें भी स्वच्छ भारत मिशन के अनुदान के रूप में 52 करोड़ 84 लाख रुपए और 161 करोड़ 50 लाख रुपए राज्य सरकार चुंगी पुनर्भरण के पेटे में मिले। जेडीए हाउसिंग बोर्ड ने 20 करोड़ रुपए दिए तो जमीनों की नीलामी से 6 करोड़ 28 लाख रुपए आए। यूडी टैक्स और हाउस टैक्स लीज का सिर्फ 30% ही पैसा नगर निगम वसूल सका। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। जयपुर के बस्ती के दुबली गांव में तलाई वाली ढाणी में 9 दिन से हो रहे एकादशी महायज्ञ कुंड की पूर्णाहुति हुई। इस दौरान राम दरबार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। सांगनेर विधायक घनश्याम तिवारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान विधायक अंजू धानका, कांग्रेस नेता रामस्वरूप मीणा, अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उपमंत्री विनोद सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में श्री राम सेवा समिति की ओर से अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में करीब 10,000 लोगों ने पंगत प्रसादी ली। और जयपुर शहर के जौहरी बाजार स्थित रत्न सागर कॉम्प्लेक्स में बम की अफवाह फैलाने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी मोइन खान को शहर के हसनपुरा इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने भाई के फोन से अनजान युवतियों को फोन कर रहा था और इसी दौरान कॉम्प्लेक्स के मैनेजर को फोन लग गया तो उसने शरारत करते हुए बम होने की बात कह दी। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। और जयपुर पुलिस क्रिकेट लीग T20 के 10वें दिन जयपुर के
केएल सैनी स्टेडियम में पहली पारी में मानसरोवर कोबरा 11 टीम और सुभाष रॉक स्टार सिटी टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें मानसरोवर कोबरा 11 टीम ने जीत दर्ज की। वहीं दूसरी पारी में बगरू बुल्स टीम ने आयुक्तालय हेड हंटर्स टीम को 53 रन से हराया। इसके अलावा एयू फाइनेंस महापुरा ग्राउंड में पहली पारी में शास्त्रीनगर किंग्स 11 और आदर्श नगर सुपर किंग्स के बीच मैच हुआ, जिसमें शास्त्रीनगर किंग्स 11 की टीम ने जीत हासिल की। वहीं दूसरी पारी में झोटवाड़ा स्कॉचर्स की टीम ने शिप्रापथ वॉरियर्स की टीम को 9 विकेट से हरा दिया। लीग के दौरान कल जयपुर पैंथर्स क्राइम, माकर्णी चैलेंजर्स, वीकेआई 11, जवाहर नगर सीएलजी वॉरियर्स और चौमू ईगल मुरलीपुरा रॉयल्स की टीमों के बीच मुकाबले होंगे। चलिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आज न्यूज एंड व्यूज का सवाल है कि क्या विद्युत क्षेत्र में राहत की आहट मिलने लगी है। इस पर आप अपने राय हमें भेज सकते हैं। हाँ के लिए वाई टाइप करें, ना के लिए एन टाइप करें और आप अपने जवाब हमें 57575 पर भेज दें।